हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेन। आज हम लोग राज व्यवस्था का पार्ट 4 पढ़ेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो दे रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे राज व्यवस्था का। पार्ट 4 में हम देखेंगे आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसका प्रावधान आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। ठीक, तो आज पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि अगर पूरा हम कवर करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसे देखना थोड़ा सा दिक्कत का काम होगा। ठीक, तो इसे हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे और आपको देंगे। और छोटी वीडियो रहेगी तो लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, इतनी छोटी वीडियो है, इतने दिन में पढ़ के मैं हटा दूंगा। अगर घंटे भर की या घंटे से ज़्यादा वीडियो होती है तो दिक्कत होती है, थोड़ा लेंदी होता है, बोरियत महसूस होती है व्यक्ति को। ठीक, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा फंडामेंटल राइट। आज तो मूल अधिकार का प्रावधान 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि मौलिक अधिकार होता क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है। देखिए, जब हमें डिटेल में पढ़ना होगा तो उसकी बात दूसरी होती है कि एक आर्टिकल पे ही काफ़ी घंटे लग जाते हैं डिटेल में पढ़ाने के लिए। तो जब टाइम आएगा तो मैं आपको डिटेल में भी इन सब की वीडियो ज़रूर दूंगा। ठीक, ये सब वीडियो मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाऊँगा, वाइट बोर्ड पे। ठीक है, एक अच्छा खासा वीडियो के रूप में बना के मैं आपको दूंगा, परंतु ये एक प्री पर्पस से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये चित्रात्मक प्रस्तुति है राज व्यवस्था का, तो उसी हिसाब से मुझे भी चलना है। तो थोड़ा सा फास्ट चलूँगा और पूरा डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा, जो बेसिक चीज़ है वो ज़रूर आपको मैं बताऊँगा इसमें। ठीक, तो चलिए पूरी कोशिश करूँगा कि बेसिक चीज़ जो है आप जान लें इसकी, कि क्या क्या चीज़ें हैं, कि प्री आपका न रुके। ठीक, चलिए, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, अगर आपने ये पढ़ा रखा है तो पॉसिबल है कि आपका प्री नहीं रुकेगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मूल अधिकार, तो मौलिक अधिकार होता क्या है। देखिए, अधिकार तो बहुत होते हैं, विधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी अधिकार हैं, तो उनके अधिकारों की बात हम बाद में करेंगे। पहले मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, किसको प्रदान किए जाते हैं, नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक, भौतिक व नैतिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व किसके पास है, न्यायपालिका को ही दिया गया है। कि भाई, जो न्यायपालिका है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका संरक्षण करेगा। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका ही हमारी एक सजग प्रहरी के रूप में है, वही हमारे अधिकारों का संरक्षण करती है। कोई भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को न तो छीड़ कर सकता है, न ही न्यून कर सकता है, अर्थात न तो खत्म कर सकता है न ही कम कर सकता है कोई भी व्यक्ति। यदि ऐसा वह व्यक्ति करता है तो हमें न्यायपालिका के पास जाकर उससे अपने अधिकार को जागृत कराने के लिए एक राइट प्राप्त है। ठीक, कि हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाकर न्यायपालिका से यह गुहार कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। ओके, चलिए ये देखिए, जो आपके राइट दिए गए हैं वह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। जो मौलिक अधिकार हैं यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। संविधान ही आपको अधिकार देता है और संविधान ही यह अधिकार आपसे लेता है। ठीक, लेगा कब, यह सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही यह अधिकार कम किए जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। वो भी आपातकाल की स्थिति में ये अपवाद नहीं, बल्कि ये आपका एक चीज़ ये हो सकता है कि आपकी भलाई के लिए ही ऐसा किया जाता है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। जो आपका न्यायपालिका है आपकी भलाई के लिए ही ऐसा कदम उठाती है।
जब आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी लगी हुई है, आप निकल जा रहे हैं, पता चला नक्सलाइट ने हमला कर दिया है, आप निकल जा रहे हैं, गोली से भून दिया, आप ख़त्म हो गए, आपकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप घर में रहें। ठीक, उस समय आपका राइट, आप ये नहीं कहेंगे मेरी भाई स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं चलूँगा बोलूँगा वहाँ पर, ऐसा नहीं आप कहेंगे। ये न्यायपालिका आपको वो राइट प्रदान नहीं करता। उस समय आपसे कहेगा कि आप चुपचाप घर में बैठे रहिए तब तक के लिए जब तक कि मामला शांत ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट। देखिए, मूल अधिकार जो कहाँ है, भाग 3 में दिया गया है। मूल अधिकार कोई, या इसे क्या कहा गया, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसने कहा है? वी.जी. रामचंद्रन ने कहा। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखिएगा कि किसने कहा है। तो वी.जी. रामचंद्रन ने भाग 3 को या मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा है। मूल अधिकार का प्रावधान भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में किया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, अर्थात अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, देखिए एक चीज़ और नोट करने की बात है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक लिए गए, तो आप बताएंगे 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक। जब आपसे पूछा जाएगा कि समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बताएंगे 14 से लेकर 18 तक। ये बहुत ही लोग कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है कि समता का अधिकार पूछा और 12 से 35 दे दिया, तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, या 12 से 18 दे दिया, ऐसे भी आता है ऑप्शन 12 से 18, 12 से 35 और 14 से 18। तो यहाँ जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एकदम निश्चिंत रहिए, आप क्लियर करके रहिए कि जब आपसे फंडामेंटल राइट पूछा जाए तो 12 से 35, जब समता का अधिकार पूछा जाए तो आपका 14 से 18 आप बताएंगे। ठीक, अब देखते हैं। देखिए, जो आपका समता का जो ये है मूल अधिकार को 6 भागों में बांटा गया है। सहूलियत के हिसाब से 6 भागों में बांटा गया है। 7वां संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 300A में कर दिया गया। अब वह मौलिक अधिकार ना होकर बल्कि वह एक संवैधानिक अधिकार हो गया है। ठीक, चलिए, तो 6 अधिकार कौन कौन से हैं हमारे? तो 6 अधिकारों में पहला समता का अधिकार है, जो 14 से 18 तक में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 19 से लेकर 22 तक में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो 23 से लेकर 24 तक में किया गया प्रावधान। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। नेक्स्ट, आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो 29-30 में किया गया है। और लास्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपका 32 में किया गया है। ठीक, तो ये आपके 6 अधिकार हैं मूल अधिकार की बात की जाए तो। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से राइट हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, चूँकि मूल अधिकार देखिए 12 से 35 तक है, तो हमें पहले आर्टिकल 12 जानना जरूरी है कि आर्टिकल 12 है क्या। तो आर्टिकल 12 के विषय में देखिए बताया गया है कि राज्य की चर्चा की गई है कि आर्टिकल 12 राज्य है। राज्य का देखिए यहाँ क्या मतलब है। राज्य का मतलब है कि अनुच्छेद 12 में राज्य का क्या अर्थ है यह कहा गया है। तो राज्य की परिधि में क्या क्या शामिल है वो देख लेते हैं कि राज्य की परिधि में भारत की सरकार आती है और संसद आते हैं, राज्य की सरकार और विधानमंडल आते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी ये शामिल माने गए हैं राज्य की डेफिनेशन में। परंतु राज्य के पहले महत्वपूर्ण उसके कुछ तत्व होते हैं, तब कुछ चीज़ें मिलकर एक राज्य का निर्माण करती हैं, तब हम कहेंगे कि यह राज्य है। क्या वो चीज़ें हैं?
वो चीज़ें हैं आपकी जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। ये 4 चीज़ें जब मिलती हैं तब एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक, राज्य के लिए पहली चीज़ जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वह जनसंख्या किसी भूभाग पर होनी चाहिए। ठीक है, भूभाग है, जनसंख्या किस पे होगी? भूभाग पे होगी। या ऐसे आप ले, भूभाग है, भूभाग पे क्या? जनसंख्या है। जनसंख्या को कंट्रोल कौन करता? गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। ठीक है, उस सरकार के ऊपर होती है संप्रभुता, सॉवरिन जिसे कहें, जो सर्वोच्च सत्ता है, जो किसी के अधीन न हो, जो बाह्य व आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या जो हमारे यहाँ इंडिया में कई स्टेट हैं, यूपी है, एमपी है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो भी 28 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, तो क्या वह राज्य हैं? नहीं, वो राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए उनके यहाँ जनसंख्या तो है, भूभाग भी है, सरकार भी है, गवर्नमेंट भी है, सबकी अपनी अपनी, परंतु संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता का मतलब है कि उसके ऊपर कोई शासन न करता हो, वह स्वतंत्र हो, बाह्य व आंतरिक दोनों रूपों से स्वतंत्र है। आप अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे, लॉ का कोई बच्चा होगा तो वो समझ रहा होगा कि सॉवरिन किसे कहते हैं। आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़े होंगे संप्रभुता कि कौन है संप्रभु, ऑस्टिन ने बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संप्रभुता होना जरूरी है। राज्य की परिधि में जैसे हमारा इंडिया आता है, वो राज्य है, यहाँ जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, गवर्नमेंट भी है और संप्रभुता भी है। देखिए संप्रभुता इस हिसाब से है कि जो हमारा भारत है वो आंतरिक व बाह्य रूप से वह क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। जब देखिए जब राज्य आप पढ़ेंगे वहाँ पर, जब आप राज्य उद्देशिका प्रस्तावना में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया साफ साफ अक्षरों में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो गणराज्य बनाने के लिए वहाँ भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्व में भी आर्टिकल 36 में आप राज्य के संबंध में पढ़ेंगे, वहाँ भी राज्य का वही अर्थ लिया जाता है जो आर्टिकल 12 में लिया जाता है। ठीक, राज्य की डिफिनेशन। तो ये आपका राज्य आप समझ लीजिए। देखिए बड़े स्तर पे जब आप बात करते हैं तो वो राज्य की संख्या में आता है। इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो देश नहीं कहा जाता, कभी भी देश नहीं कहा जाता, वो बल्कि राज्य कहा जाता है। राज्य शब्द उल्लेख करते हैं। भारत राज्य है, पाकिस्तान राज्य, तो राज्य कहते हैं, देश नहीं करते वहाँ पे। ठीक, जो हमारे यहाँ हैं छोटे छोटे जो 28 बने हैं स्टेट, वो स्टेट नहीं बल्कि वह राज्यों की एक छोटी सी इकाई है कहा जाए तो, राज्य की छोटी इकाई है वह। ठीक, राज्य तभी होंगे जब चारों चीज़ें विद्यमान हो, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका संप्रभुता, सॉवरिन, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक, तब राज्य होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 13 पे चलते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, इसके संबंध में यह कहा गया कि 13 कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, कम करती है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। अर्थात कि यदि कोई राज्य कोई ऐसी विधि बना देता है जो इस भाग के को छीनती है या उस उल्लंघन करती है, तो उस जहाँ तक वो छीन रही है या जिस मात्रा तक वह उल्लंघन कर रही है वहाँ तक वह विधि क्या होगी? शून्य हो जाएगी। ठीक, ये होगा आपका 13, संरक्षण प्रदान कर रहा है मूल अधिकारों का। ठीक, 13 हो जाएगा।
13 में और क्या चीज़ें हैं, देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का भी प्रावधान आर्टिकल 13 में किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन सबसे पहले अमेरिका से लिया गया है। यह अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल द्वारा सर्वप्रथम एक वाद था मार्बरी वर्सेस मेडिसन के मामले में प्रतिपादित किया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा, सर्वप्रथम केस आया था मार्बरी वर्सेस मेडिसन। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। दूसरी चीज आपसे ये पूछा जाए कि विधि शब्द किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो आर्टिकल 13 में है। 13 में ही बताया गया है कि विधि में क्या क्या शामिल है, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा, यह विधि के अंतर्गत शामिल मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 था। अब देखते हैं हम समता का अधिकार। ठीक, 14 से 18 तक में जो प्रावधान किया गया है, इसी को आज देखेंगे हम, 14 से 18 तक। तो समता का अधिकार, इसमें यह कहा गया है कि राज्य, देखिए हर जगह राज्य की बात आ रही है। ठीक, तो राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ये रहा आपका 14। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दो चीजें हैं। राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो उसको विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी ये है कि यहाँ व्यक्ति शब्द का उल्लेख हुआ है। कहा गया कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, अर्थात कि वह चाहे भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है, दोनों को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। ठीक, और इसके साथ ही साथ आपका व्यक्ति के अंतर्गत यह कहा गया है कि एक कंपनी को भी आर्टिकल 14 के तहत यह अधिकार प्राप्त है, मूल अधिकार का वह दावा कर सकती है। और एक कंपनी भी, यह किस मामले में कहा गया कि चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत वैदिक व्यक्ति भी शामिल हैं। ठीक, तो भारतीय व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति, विधिक व्यक्ति, ये सभी लोग 14 के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, अब बात किया गया विधि शासन, जो डायसी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। विधि का शासन, यह पूछा जाए आपसे कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ कहाँ उल्लिखित है, तो यह आर्टिकल 14 में है। डायसी ने इसे प्रतिपादित किया था। ये जब टाइम मिलेगा तो आर्टिकल 14 इतना लंबा है, इतना ब्रॉड सेंस में पढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, सिर्फ आर्टिकल 14। ठीक है, तो जब आगे मैं आपको जब बोर्ड में बताऊंगा तो उसको डिटेल में विस्तार में बताऊंगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा जो प्री के लेवल का आपका क्वेश्चन बनेगा उससे संबंधित मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या बात की जा रही है कि आर्टिकल 14 में दो चीज़ें आपके समक्ष आ रही हैं, विधि के समक्ष समता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। अब इन दोनों के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विधि की समक्ष समता क्या है। विधि के समक्ष समता या विधि का नियम का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र होगा। विधि का नियम सामान्य अर्थ में यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। मतलब राजा हो या रंक हो, सभी विधि के समक्ष समान हैं। ठीक है, समान दंड के भागी हैं विधि के समक्ष। पहले क्या था, ब्रिटिश शासन में यह था कि जब कोई अपराध घटित होता था तो यह देखा जाता था कि वो किस जाति का है या किस कुल का है, तो उसी हिसाब से दंड दिया जाता था। अब वर्तमान में या इस संविधान में कहा जा रहा है कि भाई अगर कोई अपराध हुआ तो उसका जाति धर्म न देख के कि उसको उसी अपराध से दंडित किया जाएगा जैसा कि आईपीसी में प्रावधान है।
अगर चोरी किया है तो 378 के अंतर्गत 3 वर्ष तक का सज़ा दिया जाएगा। यह नहीं देखा जाएगा कि वह किस जाति का है, जनरल है, SC ST है, OBC है, क्या है, यह सब नहीं देखा जाएगा। बस ये देखा जाएगा कि न्यायालय की निगाह में वह एक अपराधी है, बस अपराधी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और जब तक अपराधी नहीं होता है व्यक्ति, तब तक वह अभियुक्त होता है, ठीक। पहले अभियुक्त होता है, उसके बाद अपराधी बनता है। जब अपराध वो संपन्न हो जाता है कि हाँ अपराध पूर्ण रूप से होता है कि अपराधी ये फला व्यक्ति ने किया है, तब वह अपराधी हो जाता है, ठीक है। तो विधि के समझ समता क्या है कि सभी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, विधि की निगाह में बराबर है, ठीक। एक समान भाव से देखा जाएगा उसको, कोई भी व्यक्ति हो। दूसरा पॉइंट कहा गया विधियों का समान संरक्षण। देखिए विधि के समझ समता ये पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समझ समता ये ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। ये चीज़ आपका कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समझ समता, विधियों का समान संरक्षण जो है यह अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से, ठीक, ये अमेरिका से है विधियों का समान संरक्षण। अब विधियों का समान संरक्षण क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि भारत में जो लोग हैं, रंग रूप ढाल, शरीर के जो भी आपका कद काठी है, सबकी अलग अलग तरीके की है हमारे इंडिया में। कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई बौना है, किसी की नाक चपटी, किसी की चौड़ी, हाँ तो ऐसे है। कोई विकलांग है तो कोई कुछ है, हाँ। तो ऐसा नहीं है कि एक अगर लॉ बन गया है तो वह सबके लिए लागू होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर देखिए कुछ पहाड़ी इलाके हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ पे क्या लोग छोटे होते हैं, तो ये नहीं है ना कि भर्ती अगर निकली है कहीं पुलिस विभाग में या कहीं भी भर्ती निकल रही है तो वहाँ लंबे लोग लिए जाते हैं, तो उनका तो चयन कभी होगा नहीं। तो उनकी भौगोलिक जो स्थितियाँ हैं उनको देखते हुए उनके लिए चयन की प्रक्रिया कुछ और होगी, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ अगर जहाँ जो लंबे होते हैं, मान लीजिए 6 फुट ले लिया गया। अब वहाँ चूँकि छोटे हैं, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ कुछ और क्राइटेरिया, कुछ और आपका विधि बनाई जाएगी। जैसे 5 फुट 4 इंच तक के लोगों को लिया जाएगा, वो उन्हीं लोगों के लिए रहेगा। जो लंबे लोग हैं, यहाँ तक के उत्तर प्रदेश या उधर के जहाँ के लंबे लोग होते हैं, वहाँ के लोगों के लिए ये नहीं रहेगा। जो ये विधि वहाँ के लोगों के लिए रहेगी जहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ के लोग छोटे ही होते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट कई तरह के आते हैं। किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, किसी को फीवर हुआ है, हाँ, किसी को कुछ हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ एक ही दवा से सबको एक ही दवा देता है। सर्दी जुकाम वाले को भी एक ही दवा, फीवर वाले को भी एक ही दवा, या कुछ और सर दर्द वाले को भी एक ही दवा, नहीं, सबका अलग अलग दवा बना हुआ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ भी यह बात कही जा रही है विधियों का समान संरक्षण, कि भाई संरक्षण दीजिए मगर समान तरीके से दीजिए। यदि कोई बच्चा कक्षा 8 में है और कक्षा 10 में है तो ऐसा नहीं है कि कक्षा 10 का पेपर एक ही बार पेपर बनेगा, वो कक्षा 8 और 10 दोनों के लिए रहेगा, नहीं। कक्षा 8 की स्थिति दूसरी होती है, 10 की स्थिति दूसरी होती है। तो 10 वाले को का जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप, उनके लिए एक पेपर रहेगा। कक्षा 8 का जो एक ग्रुप है उनके लिए एक पेपर रहेगा। अब ऐसा नहीं किया जा सकता है कि कक्षा 8 में के भी अलग अलग तरह का पेपर रहे, नहीं, ये असमानता होगी। मतलब कि समानता में समानता होनी चाहिए, समानों में समानता होनी चाहिए, असमानों में असमानता दिखाई पड़नी चाहिए, ठीक। तो कक्षा 8 में है तो एक समान तरीके से, कक्षा 10 का पेपर बना रहे हैं एक तरीके से, ठीक। इसीलिए हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम होते हैं प्री मेंस और इंटरव्यू, प्री में आपका रखा गया है क्वालिफाइंग वाला
कि भाई इतने परसेंट तक आप क्वालिफाइंग होंगे, जनरल के लिए अलग कोटा है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि वो भौगोलिक स्थितियाँ, उनकी वीकनेस को देखते हुए ये सब चीज़ें रखी गई हैं हमारे संविधान में, इसलिए उनके साथ ऐसा समानता का व्यवहार किया जा रहा है। इसीलिए इसको विधियों का समान संरक्षण कहते हैं। अर्थात अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट। जैसे विधियों का समान संरक्षण तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की कानूनों तक पहुंच बराबर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सभी व्यक्तियों पर लागू होने वाले ऐसे नियम नहीं बनाए जाने चाहिए जो पूर्णतः समान हो। पूर्णतः समान, यही अगर मान लीजिए जो अपंग टाइप में हैं, लंगड़े हैं, हाँ, और जो ठीक ठाक मनुष्य हैं, उन दोनों के लिए एक समान तरह का कानून नहीं अपनाएंगे। भाई जो स्वस्थ हैं उनके लिए अलग कानून रहेगा और जो अस्वस्थ हैं उनके लिए अलग रहेगा। ठीक, देखिए इसीलिए सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका देखिए, एक होता है खेलों का आयोजन, ओलंपिक होता है, एक पैरालंपिक होता है। ओलंपिक क्या स्वस्थ लोग जाते हैं वहाँ पर, पैरालंपिक में जो अस्वस्थ हैं, हैंडीकैप्ड हैं, वो जाते हैं। ये होती है विधियों का समान संरक्षण होता है। इसको कहते हैं विधियों का समान संरक्षण, कि जो स्वस्थ हैं उनके लिए अलग कानून है, जो अस्वस्थ हैं उनके लिए अलग नियम कानून है। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए इन सब चीज़ों को कैसे हम देखेंगे, कैसे क्या चीज़ें करें कि बाहरी लोग भी कहें कि हाँ भाई विधियों का समान संरक्षण यहाँ पे लागू हुआ है। तो इसके लिए एक तार्किक वर्गीकरण का सिद्धांत अपनाया गया है। दो चीज़ें इसमें शामिल की गई। पहला, वर्गीकरण का आधार कैसा हो, जो आप वर्गीकरण कर रहे हैं कि स्वस्थ लोगों के लिए अलग नियम कानून, अस्वस्थ लोगों के लिए अलग नियम कानून, तो इसके लिए वर्गीकरण का जो आधार होगा वो बोधगम्य या तार्किक होना चाहिए। अर्थात एक सामान्य पर्सन, प्रूडेंट पर्सन भी यह देख के यह जान ले कि ये जो कानून बनाया गया है ये इनके लिए अलग और इनके लिए अलग, ये उचित है, देख कर पता चल जाए। ठीक। दूसरा, कि किए गए वर्गीकरण का तर्कसंगत संबंध उस उद्देश्य के साथ होना चाहिए जिसे अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। ठीक, किस उस उद्देश्य के साथ होना चाहिए। ठीक है, खेल भावना है, खेल भावना के लिए अलग बनाया गया है। टोक्यो पैरालंपिक वाला खेल, ये अलग खेल भावना से उनके लिए बनाया गया है। ऐसा ना हो कहीं कि वो उसमें आपका अपंग की स्थिति में है, इसलिए वो उनका मनोबल जो है वो टूट जाए। इसलिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा चीज़ें विधि द्वारा ये किया जाता है कि जो हैं हम जो हैंडीकैप्ड के लोग हैं वो उन्हीं में कंपटीशन किया जाता है। ठीक, तो आप शायद समझ गए होंगे विधि के समझ क्षमता क्या होता है और विधियों का समान संरक्षण क्या होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि के समझ क्षमता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। ठीक, चलिए आर्टिकल 15 में यह कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से मनाही की गई है। आर्टिकल 15 में कहा गया है, ठीक है, कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब देखिए, आप आर्टिकल 15 में आपसे अगर ये पूछा जाए कि संविधान में समाज के कमज़ोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 15 में कहाँ पे? 15 का क्लॉज 3 के तहत बताया गया है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ ये नहीं कहेंगे कि भाई विधि के समझ क्षमता है, विधियों का समान संरक्षण है, तो उनके लिए क्यों ऐसी व्यवस्था। अभी मैंने बताई विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है। ठीक, यही भाव है, क्योंकि 15(3) जो संविधान की मंशा है, यह मंशा है कि न्याय प्रदान की जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। जो थोड़ा दुर्बल प्रकृति का व्यक्ति है उसके साथ अन्याय ना हो पाए, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। जो स्त्रियां होती हैं वो बालक होते हैं, थोड़े से नाजुक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनको ऐसी व्यवस्था प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए
अब आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 में क्या आ गया, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता की बात की गई है। आर्टिकल 16 में क्या बात की गई है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध 16 में यह कहा गया कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसके साथ किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 और 16 हो गया। अब आपसे यह अगर पूछा जाए 15 और 16 में, तो 15-16 में देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रखना है कि 15 में क्या किस प्रकार का विभेद समझाई है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान, 5 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा 15 में। 16 में 7 चीज़ें हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास। 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं, उद्भव और निवास। 5 चीज़ें सेम रहती हैं, 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक, उद्भव और निवास ये बढ़ जाता है 16 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, और चलिए आर्टिकल 17 इसमें कहा गया अस्पृश्यता का अंत की बात की है कि छुआछूत से मनाही की बात की गई है। भाई आप किसी को छुआछूत के कारण ये नहीं कहेंगे कि आप होटल में नहीं आ सकते, आप निचली जाति के व्यक्ति हैं, आपको हम खाना नहीं दे सकते, ये सब नहीं आप कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल मना करता है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो यह उसके फंडामेंटल राइट का खनन होता है, वायलेशन होता है। ठीक है, तो वो न्यायालय में जाकर ऐसा अपने राइट को उजागर करवा सकता है। ठीक, ये 17 कहा गया है आपका। इसी में फिर देखिए 17वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को निषिद्ध व दंडनीय कर दिया गया है, जो 17वां आर्टिकल है। इसी के क्रियान्वयन के लिए संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया था। कब किया था? 1955 में। ये बता रहा है आपको कि अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ है? 1955 में पारित हुआ है। ठीक, अब लास्ट आते हैं आर्टिकल 18 यह कहा गया है उपाधियों का अंत की बात की गई है, कि उपाधि का अंत की बात की गई है। परंतु ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न, पद्मश्री या पद्म भूषण जो मिलते हैं यह उपाधि नहीं है। ठीक है, बल्कि उपाधि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जो ये भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि अवार्ड उपाधि नहीं है। ये कहा गया था, ये एक मामला था बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ में, यह बात कही गई थी। ठीक, तो यहाँ देखिए उपाधियों के अंत में कहा गया कि राज्य जो है वह सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब इसका यह है कि सिर्फ सेना या विद्या में उपाधि प्रदान की जा सकती है, बाकी अन्यों में नहीं प्रदान की जाएगी। ठीक, ये आपका 18 था। तो देखिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, 14 से लेके 18 तक। अब आगे मैं कोशिश करूँगा कि आपका 19 से लेकर 22 तक मैं पढ़ा सकूँ। ठीक, अगर टाइम और रहा तो फिर आगे मैं देखता हूँ, परंतु कोशिश रहेगी कि स्वतंत्रता का अधिकार आपका नेक्स्ट टाइम कंप्लीट हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।